Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 7th in this video, and as you know we have completed the first lesson and we are doing the question answer of this lesson. हम लोग कर रहे हैं इस फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड. अधिकतर क्वेश्चंस हम कर चुके हैं एंड वी हैव टू डू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6 टुडे. आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से. आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड द रिटन वर्क अप टू क्वेश्चन नंबर 5. आशा करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक का रिटन वर्क अपनी नोटबुक्स में जरूर कर लिया होगा एंड यू हैव शोड मी टू आल्सो, और मुझे आपने दिखा भी दिया होगा. डियर स्टूडेंट्स, बी अवेयर अबाउट द हैंड राइटिंग ऑलवेज. हमेशा अपनी हैंड राइटिंग के बारे में अवेयर रहें, जागरूक रहें. राइट एनीथिंग इन ए गुड हैंड राइटिंग ऑलवेज. हमेशा कोई भी चीज अच्छी हैंड राइटिंग में ही लिखें, so that you can also read the matter and we can also read the matter, ताकि आप भी उसको पढ़ सकें और हम भी उसको पढ़ सकें. Let's start today's question number 6. आइए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. In what ways, किन तरीकों में has the meaning of the term, जो इस टर्म का जो अर्थ है, किस टर्म का? हिंदुस्तान. ये जो हिंदुस्तान टर्म है एक शब्द है. ये जो हिंदुस्तान टर्म है उसका जो मीनिंग है यानी अर्थ है, इन व्हाट वेज, किन तरीकों में, चेंज्ड, हैव चेंज्ड यानी बदल चुका है, ओवर द सेंचुरीज, शताब्दियों के बाद. यानी शताब्दियों के बाद, शताब्दियों के गुजरने के साथ साथ, सेंचुरी मतलब शताब्दी होती है, तो सेंचुरीज के ओवर यानी ओवर सेंचुरी, ओवर द सेंचुरीज यानी शताब्दियों के गुजरने के साथ साथ जो हिंदुस्तान टर्म है, जो ये शब्द है हिंदुस्तान, उसका जो मीनिंग है वो किस तरह से बदलता गया. इन व्हाट वेज, किन तरीकों से, किन तरीकों में या किस तरह से ये जो हिंदुस्तान टर्म है वो शताब्दियों के गुजरने के साथ उसका मीनिंग किस तरह से चेंज होता गया. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव रीड अबाउट इट इन आवर दिस लेसन. हम लोग इसके बारे में अपने लेसन में पढ़ चुके हैं. हमने सेकंड, इस ये जो लेसन स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट पेज जो था, उसके बाद जो सेकंड पेज था वहां पर इसका आंसर हमने पढ़ा है. आई वॉन्ट टू शो यू, मैं आपको दिखाना चाहता हूं. इट इज द सेकंड पेज. ये सेकंड पेज है इस बुक का. एंड फ्रॉम हियर, यहां से इसका जो रेफरेंस है वो शुरू होता है. हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे समय के साथ में चेंज होता गया. तो यहां से हम लोग तो नहीं लिखेंगे, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं यहां से आपको पूरा ये पैराग्राफ, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पैराग्राफ जब हम लिखेंगे तभी ये बात क्लियर होगी कि शताब्दियों के गुजरने के साथ ही हिंदुस्तान शब्द का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो किस तरह से बदला. तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे इसको, और आपको जो रिटर्न में लिखना है वो यहां टुडे से स्टार्ट करना है और यहां सब कॉन्टिनेंट तक आपको लिखना है इसका आंसर. इसका मतलब क्या है? देखो, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला. लेट्स टेक द टर्म हिंदुस्तान. आइए एक शब्द लेते हैं हिंदुस्तान. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यहां पर हम लोग ये बात पढ़ रहे थे कि समय के साथ साथ कई चीजें बदलती गई, और ये एक उदाहरण दिया गया है कि शब्दों के अर्थ भी बदल गए समय गुजरने के साथ. तो यहां पर शब्दों के अर्थ किस तरह बदल गए वो उदाहरण देने के लिए हिंदुस्तान शब्द को लिया गया है. फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए. टुडे वी नो इट, आज हम इसे जानते हैं, एज इंडिया, भारत के रूप में. आज हम इसे इंडिया के रूप में जानते हैं. द मॉडर्न नेशन स्टेट, आज का जो राष्ट्र, आज का नेशन स्टेट यानी राष्ट्र, आज का जो आधुनिक राष्ट्र है
When the term was used, जब ये शब्द उपयोग किया गया था in the 13th century, 13वीं शताब्दी में, जब ये 13th सेंचुरी में ये जो टर्म है ये यूज की गई थी हिंदुस्तान बाय मिनाज ई सिराज, एक व्यक्ति था मिनाज ई सिराज नाम का, उसने जब इस शब्द को 13th सेंचुरी में यूज किया था। मिनाज ई सिराज कौन था? एक क्रॉनिकलर था। क्रॉनिकलर यानी घटनाएं लिखने वाला या इतिहासकार कह सकते हैं आप, या प्राचीन घटनाओं को जो क्रम से लिखने का काम करता था वो क्रॉनिकलर कहलाता है। तो एक क्रॉनिकलर था ये मिनहाज ई सिराज नाम का 13वीं शताब्दी में, जब इसने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया 13th सेंचुरी में। हु वर्कड इन पर्सियन, जो फारसी भाषा में काम करता था, यानी उसकी जो लैंग्वेज थी वो फारसी थी, पर्सियन थी। ही मींट, उसका मतलब था, यानी उसने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका मतलब ये था द एरियाज ऑफ पंजाब। ये जो एरिया, एक एरिया के लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। कौन से एरिया के लिए? एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स। ये जो पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, और गंगा और यमुना के बीच में जो लैंड है, जो धरती थी, इस एरिया के लिए, यानी एक छोटे एरिया के लिए उसने ये हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया था। ही यूज्ड द टर्म, उसने ये टर्म यूज की थी इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, राजनीतिक संदर्भ में, राजनीतिक चीजों को समझाने के लिए उसने ये टर्म हिंदुस्तान यूज की थी। फॉर लैंड्स, ये उस जमीन को ये इस शब्द से समझाना चाहता था। दैट वर ए पार्ट ऑफ द रीजन, जो कि एक क्षेत्र का हिस्सा था ऑफ द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली का जो सुल्तान था उस टाइम में, उसके कब्जे में जो एरिया था उसको ये हिंदुस्तान शब्द से समझाना चाहता था। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म, इस टर्म के अंदर, इस हिंदुस्तान शब्द के अंदर जो एरिया इंक्लूडेड था, शामिल था, शिफ्टेड अलोंग विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत। वो जैसे जैसे सल्तनत की जो सीमाएं हैं वो एक्सटेंट होते गई, यानी जैसे जैसे उस राजा का एरिया बढ़ता गया वैसे वैसे इस शब्द का अर्थ भी बदलता गया। पहले ये शुरुआत में इतने ही पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड है उसी के लिए था, लेकिन वो एरिया सुल्तान के अंडर में था, उसको ये प्रकट करना चाहता था हिंदुस्तान शब्द से। लेकिन जैसे जैसे सुल्तान का एरिया बढ़ता गया तो हिंदुस्तान के अंदर नया एरिया भी जुड़ता गया। बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड, लेकिन इस टर्म में कभी भी इंक्लूड नहीं था, यानी हालांकि ये बाद में बदलता गया एरिया, लेकिन कभी भी इसमें साउथ इंडिया, इसमें कभी भी साउथ इंडिया कभी भी हिंदुस्तान में इंक्लूडेड नहीं रहा। यानी दक्षिणी भारत जो आज है वो इंडिया या हिंदुस्तान में कभी भी उसको इंक्लूड नहीं किया गया। कॉन्ट्रेरी टू दिस, इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब है इसके, टू दिस यानी इसके विपरीत, इन द अर्ली 16th सेंचुरी, ये बात तो हो गई 13th सेंचुरी की, 13वीं शताब्दी की। अब बात आती है 16th सेंचुरी की, यानी 16वीं शताब्दी की। बाबर यूज्ड द टर्म, बाबर ने 16वीं शताब्दी में इस टर्म का यूज किया हिंदुस्तान का, टू डेस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द जियोग्राफी यानी भूगोल, द फूना यानी पशु वर्ग, एंड द कल्चर और संस्कृति ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो सब कॉन्टिनेंट है, जो उप महाद्वीप है भारत, इसके जो इनहेबिटेंट्स हैं यानी इसके जो निवासी हैं, उनके कल्चर को, इस एरिया के जियोग्राफी को यानी भूगोल को, और इसमें जो पशु वर्ग रहते हैं उन सब को प्रकट करने के लिए, यानी उसने सब कॉन्टिनेंट को प्रकट करने के लिए, भारतीय जो महाद्वीप है जिसमें साउथ इंडिया भी आता है, इसको पूरे को प्रकट करने के लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया। जबकि 13वीं शताब्दी में जब उपयोग किया गया तब साउथ इंडिया उसमें इंक्लूडेड नहीं था। तो समय के साथ साथ अर्थ बदलता गया, यहां तक आपको ये लिखना है। और इसमें जो है
आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न है कि किस तरह से सेंचुरीज ओवर होने यानी शताब्दियां गुजरने के बाद किस तरह हिंदुस्तान जो टर्म है उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो चेंज्ड होता गया यानी बदल गया। तो हम लोगों ने इसका आंसर बता दिया है कि किस तरह से इसका अर्थ बदलता गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड। ये जातियों के का जो अफेयर है, जो मामला है, रेगुलेटेड यानी किस तरह से नियमित हुआ। हाउ वर द जातीज अफेयर्स ऑफ जातीज यानी जातियों का जो मामला है, जातियों का जो उत्पन्न होना है या जातियों की जो बात है, कैसे रेगुलेटेड यानी कैसे वो नियमित हुई, यानी कैसे ये जातियां पैदा हुई या जातियों का निर्माण कैसे हुआ, जातियों का जो प्रसंग है वो कैसे बना। तो यहां पर हमें जातियों का कैसे उद्भव हुआ ये हमें लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव आल्सो रीड अबाउट द जाति। हम लोग जाति के बारे में पढ़ चुके हैं ऑन द पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पर नीचे की तरफ आप देखेंगे, मैं आपको शो करना चाहूंगा। इट इज पेज नंबर 7। ये 7 नंबर पेज है अपना। इसमें यहां से एक पैराग्राफ है ये जाति का, यहां से यहां तक, ये आपको इसके आंसर में लिखना है। जाति इज फॉर्म्ड, जातियां बनी, फॉर्म यानी बनना। जाति इज फॉर्म्ड, जातियां बनी, सॉरी जातियों ने बनाए। जातीज फॉर्म्ड यानी जातियों ने बनाए, सॉरी जातियां कैसे बनी, इसके लिए इससे ऊपर वाला पैराग्राफ, ये तो जातियां बन चुकी हैं तो फिर वो अपने नियम बना रही है, ये नहीं। जातियां कैसे बनी इसको लिखने के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे, एज सोसाइटी से। इसके जस्ट ऊपर एज सोसाइटी से लेकर के एरिया तक हम लोग लिखेंगे। तो यहां से इसका आंसर है, एज सोसाइटी बिकम increasingly differentiated। एज सोसाइटी बिकम यानी जैसे जैसे समाज, सोसाइटी यानी समाज, बिकम यानी बना, increasingly यानी तेजी से, डिफरेंशिएटेड यानी अलग अलग। जैसे जैसे समाज में तेजी से अलगाव पैदा हुआ यानी लोग अलग अलग हुए, जैसे जैसे विभेद उत्पन्न हुए समाज में यानी अलग अलग आधारों पर, पावर के आधार पर, पैसे के आधार पर, संख्या के आधार पर, अलग अलग आधारों पर जैसे जैसे समाज के अंदर तेजी से, इंक्रीजनली यानी तेजी से जैसे जैसे समाज डिफरेंशिएटेड हुआ, अलग अलग हुआ, उसमें भेद पैदा हुए। पीपल वर ग्रुप्ड, लोगों ने ग्रुप बना लिए, लोगों ने समूह बना लिए, इनटू जातीज, जातियों में। यानी लोगों में जैसे जैसे भेद उत्पन्न हुए अलग अलग आधार पर, पैसे वालों का, पैसे वाले या निर्धन, ज्यादा संख्या वाले या कम संख्या वाले, ज्यादा संसाधन वाले या कम संसाधन वाले, तो इस तरह या और भी कई आधारों पर जैसे जैसे डिफरेंशिएट हुआ समाज, जैसे जैसे सोसाइटी में डिफरेंशिएशन हुआ, वैसे वैसे लोगों ने ग्रुप बना लिए, समूह बना लिए, इनटू जातीज, जातियों में, और सबकास्ट या उपजातियों में। एंड रैंक्ड, और उनको दर्जा मिला, रैंक यानी होता है दर्जा, और उन जातियों को रैंकिंग मिली, एंड रैंक्ड, और उनको दर्जा मिला ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, उनका जो बैकग्राउंड था कि वो उनका पीछे का इतिहास क्या है, इसके आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर उनको रैंक मिली। एंड देयर ऑक्यूपेशंस, और उनका जो काम धंधा था, उनका जो जाति जिस प्रकार का व्यवसाय करती थी, ऑक्यूपेशन जो उसका था, उसके आधार पर और उसके बैकग्राउंड के आधार पर उन जातियों को रैंक यानी उनको दर्जा मिला अलग अलग। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, जो रैंक उनकी थी जातियों की, जो दर्जा उनका था ऊपर नीचे जो भी, वो परमानेंटली फिक्स नहीं होता था, यानी हमेशा के लिए स्थायी नहीं था वो दर्जा। एंड दे वेरीड, और वे अलग अलग होते थे, अकॉर्डिंग टू द पावर, पावर के यानी ताकत के आधार पर अलग अलग होते थे जो भी जाति वर्ग थे। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, किस जाति का कितना प्रभाव है इसके आधार पर अलग अलग रैंक होती थी, पावर के आधार पर रैंक होती थी।
एंड रिसोर्सेज, और संसाधन एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स, और उस किस जाति के कितने मेंबरों के अंडर में कितने रिसोर्सेज है, कितने संसाधनों पे उसके मेंबरों का कब्जा है, कंट्रोल्ड है, यानी कितने रिसोर्सेज को उस जाति के मेंबर कंट्रोल कर सकते हैं, इस आधार पर ऑफ द जाति के जो लोग थे किसी भी जाति के, उनके पास कितना पावर है, कितने रिसोर्सेज को वो कंट्रोल करते हैं, कितना वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, यानी कितना वो प्रभाव उत्पन्न करते हैं अपना, इन सब के आधार पर वे अलग अलग उनको दर्जा प्राप्त था। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति, यानी कई बार क्या होता था कि एक ही जाति का स्टेटस यानी उसका दर्जा, यानी एक जाति पर्वतसर में भी रहती है, मान लो कोई जाति है, उदाहरण के लिए बंजारा जाति है, मान लो बंजारा जाति पर्वतसर में भी रहती है, बंजारा जाति बकरी में भी रहती है, बंजारा जाति जयपुर में भी रहती है, जाति वही है, लेकिन फिर भी अलग अलग एरिया के अंदर रहने वाली सेम जाति को अलग अलग स्टेटस मिलता था। यानी हो सकता है जयपुर में रहने वाले बंजारे थोड़े ज्यादा स्टेटस वाले हो, क्योंकि उनके पास पावर ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो, या संख्या ज्यादा हो वहां पर उनकी। तो एक ही सेम जाति के, यहां पर यही बात लिखी हुई है, दे वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, ये सब हो गया। सेम जाति यूज्ड टू वेरी फ्रॉम एरिया, सॉरी यहां से पढ़ना है हमें, द स्टेटस ऑफ द सेम जाति, एक ही जाति का जो स्टेटस है, जो उसका रुतबा या दर्जा है, यूज्ड टू वेरी होता था अलग अलग। यूज्ड टू का प्रयोग वहां होता है जब कोई चीज रेगुलर होती है, जब सामान्यतया जब कोई चीज होती है उसमें यूज्ड टू का प्रयोग होता है। तो एक ही जाति का जो स्टेटस था वो सामान्यतया वेरी यानी अलग अलग होता था फ्रॉम एरिया टू एरिया, एक एरिया से दूसरे एरिया में जब जाते थे तो एक ही जाति का जो स्टेटस है वो वेरी करता था, अलग अलग होता था। तो ये जाति का जो मैटर है वो यहां पर इसमें से क्लियर हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर लाइक दिस, इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। और उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन। एक शब्द आया था पैन रीजनल एम्पायर। देखिए क्या होता है, मैं आपको पहले इसको समझाना चाहूंगा कि रीजन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, और रीजनल एम्पायर यानी क्षेत्रीय शासक। किसी एक क्षेत्र में शासन जब होता है किसी राजा का तो वो रीजनल एम्परर कहलाता है, यानी वो क्षेत्रीय राजा है उस क्षेत्र का। लेकिन बाद में पहले ऐसे रीजनल एम्परर ही हुआ करते थे शुरुआत में, पुराने समय में, लेकिन फिर बाद में जो ऐसे विदेशी आक्रांता वगैरह आए, इन्होंने क्या बड़े भूभाग को जीता, या भारत में भी ऐसे शूरवीर हुए जैसे अशोक महान हैं, या और भी बहुत सारे भारतीय राजा जिन्होंने एक बड़े एरिया पर कब्जा किया भारत में, यानी बहुत सारे जो रीजन्स थे उनको मिलाकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया उन्होंने। तो उनका जो साम्राज्य था वो पैन रीजनल कहलाता था, यानी रीजन से बाहर होता था उनका साम्राज्य, एक रीजन में नहीं था उनका साम्राज्य। पैन रीजनल का मतलब है कि जो साम्राज्य एक क्षेत्र से बाहर तक होता था, या कई रीजन्स में जो एक साम्राज्य होता था उसको पैन रीजनल एम्पायर कहते थे। एम्पायर का मतलब साम्राज्य, एम्परर यानी शासक। तो यहां पर जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन। ये जो टर्म है पैन रीजनल एम्पायर यानी क्षेत्र से बाहर का साम्राज्य, जो एक क्षेत्र का न हो बल्कि एक क्षेत्र से बाहर तक का हो और बहुत सारे क्षेत्र उसके अंदर आते हो, इस तरह का जो एम्पायर होता है पैन रीजनल कहलाता है। तो यहां पर पूछा गया है व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर। ये जो टर्म है पैन रीजनल एम्पायर, इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका आंसर मैंने यहीं लिख दिया है छोटा, द टर्म इज रेफर्ड। ये जो टर्म है पैन रीजनल एम्पायर इज रेफर्ड, ये संदर्भित करती है यानी ये प्रकट करती है टू एन एम्पायर, एक ऐसा एम्पायर, एक ऐसा साम्राज्य स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स,
जो फैला होता है, स्पैनिंग यानी फैला होता है, डाइवर्स रीजन्स यानी अलग अलग, डाइवर्स यानी विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के रीजन्स में। एक ऐसा साम्राज्य जो अलग अलग प्रकार के रीजन्स में स्पैनिंग यानी फैला होता है, उसको ये टर्म रेफर करती है। ये जो पैन रीजनल एम्पायर है, ये जो टर्म है, ये उस बात को रेफर करती है। सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, द टर्म इज रेफर्ड टू एन एम्पायर स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। जो डाइवर्स रीजन में स्पैनिंग किया हुआ साम्राज्य होता है उसको पैन रीजन एम्पायर कहते हैं। यू हैव टू डू दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I have told you these three questions, 6th, 7th, 8th and their answers. Now let's discuss. आइए चर्चा करें। हालांकि ये डिस्कस करने का प्रश्न है, लेकिन मैं आपको रिटर्न में इसको देना चाहूँगा और इनके आंसर थोड़े बड़े भी हैं, तो आप समझें, इनको अंडरस्टैंड करें और समझ करके इनको लिखें। तो पहला 9th जो क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस में, व्हाट आर द डिफिकल्टीज, क्या कठिनाइयां हैं। व्हाट आर द डिफिकल्टीज यानी क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या कठिनाइयां हैं। हिस्टोरियंस फेस, इतिहासकारों ने सामना किया होगा या इतिहासकारों ने सामना किया। किन कठिनाइयों का हिस्टोरियंस ने फेस किया, किन कठिनाइयों को, किन डिफिकल्टीज को हिस्टोरियंस यानी इतिहासकारों ने फेस किया, यानी किन कठिनाइयों का इतिहासकारों ने सामना किया इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज करने में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है? हाथ से लिखी हुई जो लेखन सामग्री है। प्राचीन समय में जब प्रेस नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, जब छपाई करने का कोई सिस्टम नहीं था, तो चीजें हाथ से लिखी जाती थी। तो वो हस्तलिपि, जिसको हस्तलिपि, पांडुलिपि हिंदी में इन नामों से बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, जो हाथ से लिखी हुई होती है। तो हाथ से लिखी हुई जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको यूज करने में, देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी बहुत बड़ा सोर्स है हिस्ट्री को जानने का, तो निश्चित रूप से इनका उपयोग तो करना ही था हिस्टोरियन को। इतिहास को जानने के लिए कई प्रकार के सोर्स स्टडी करते हैं हिस्टोरियंस, उसमें से मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी एक प्रकार का बहुत ही बड़ा सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जब वो लोग यूज करते थे, इतिहासकार या हिस्टोरियंस मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज करने में उनको क्या क्या कठिनाइयां आती होगी। हाथ से लिखी हुई चीजों को उपयोग करने के लिए उन्होंने किन किन डिफिकल्टीज को फेस किया होगा। तो मैं आपको ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है ना, एक तो पुराने समय में क्या था कि प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी उनको उपयोग करने के लिए उसकी कॉपी बनानी पड़ती थी। मेन चीज को अगर सब लोग पढ़ना शुरू कर देंगे तो फट जाएगी। आप भी जानते हो, एक किताब को अगर अपन सारे बच्चे यूज करना शुरू कर देते हैं तो वो फट जाती है थोड़ी दिनों में, तो उसकी कॉपी बनानी पड़ती है। तो कॉपी बनाने का काम भी, एक तो हाथ से कॉपी बनाना उसकी, ये सरल काम नहीं था पहली बात तो। फिर क्या हुआ कि होता क्या है कि जब किसी चीज की कॉपी बनती है तो थोड़ी थोड़ी उसमें चेंज होता रहता है। जो लिखने वाला होता है वो हल्का हल्का चेंज होता रहता है, उसमें सेम नहीं बनती कॉपी। तो इस सेम नहीं बनने के कारण से जब लंबा समय बीत जाता है, सैकड़ों साल बीत जाते हैं, 100, 200, 500, तो ऐसा करते करते उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। और फिर जब 500 साल बाद में कोई उसकी कॉपी पढ़ता है तो उसमें तो बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती है फिर। और फिर क्या होता है कि 500 साल में बाद में या 1000 साल बाद में अगर कोई हिस्टोरियन उसकी कॉपी को पढ़ रहा है तो उसकी कई कॉपियां बन चुकी मेन कॉपी की। तो अब वो अगर उसको वास्तव में उस असली चीज को जानना है तो उसको कई वर्जन पढ़ने पड़ते हैं उसके, यानी किसी ने क्या लिखा है उसके बारे में, किसी ने क्या लिखा है, तो मेन कॉपी तो उपलब्ध होती नहीं है, तो कई सारे वर्जन्स उनको स्टडी करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे डिफिकल्टीज, ये सारी कठिनाइयां हिस्टोरियंस को होती है जब वो मैन्यूस्क्रिप्ट
ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज करते हैं। यहाँ पर एक मैंने आंसर इसका राइट डाउन किया है आप लोगों के लिए, तो मैं ये आपको समझाना चाहूँगा, आपको ये आंसर लिखना है। द हिस्टोरियंस फेस सेवरल डिफिकल्टीज। जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, इतिहास लिखने वाले, वो उन्होंने फेस की सेवरल डिफिकल्टीज यानी कई प्रकार की कठिनाइयां इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज करने में। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, छपाई की मशीन नहीं थी इन दोज डेज, उन दिनों में। सो इसलिए स्क्राइब्स, स्क्राइब्स का मतलब होता है लेखक, जो लिखने वाले हैं। सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसलिए जो स्क्राइब्स होते थे, जो लेखक होते थे, उनको कॉपी करनी पड़ती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बाई हैंड, हाथ से। पहली डिफिकल्टी तो यही थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज करने में कि उनकी कॉपी हाथ से करनी पड़ती थी। आजकल की तरह फोटोकॉपी मशीन नहीं थी कि रखी ऊपर और हो गई कॉपी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हाथ से कॉपी करनी पड़ती थी, पहली तो समस्या ये। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपिंग इज नॉट एन इजी जॉब। मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जो कॉपी करना एक इजी जॉब नहीं है, सरल कार्य नहीं है। एन स्क्राइब्स, स्क्राइब्स यानी लेखक, एन स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो लेखक है वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपी करते थे। दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेज, वो थोड़े थोड़े चेंज भी कर देते थे। जैसे मैंने आपको समझाया ना शुरू में कि जो कॉपी बनाते थे उसकी, उनमें हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी चेंजेज होता रहता था। ए वर्ड हियर एंड ए सेंटेंस देयर, एक शब्द इधर कर दिया या कोई वाक्य ही उधर कर दिया। कॉपी बनाते बनाते कई बार आप भी जब कोई लिखते हो बुक में से, तो एक दो शब्द इधर उधर हो जाते हैं। तो वो लेखक जो होते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करने वाले, वो थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते रहते थे, हो जाती थी उनसे, कोई शब्द इधर आ जाता था, कोई सेंटेंस उधर चला जाता था। देयर स्मॉल डिफरेंसेज ग्रो ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग, ये जो सैकड़ों जो कॉपियां बनती थी, उसके कारण से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस उनमें आ गया था। जब एक कॉपी, दो कॉपी, 10 कॉपी, जब सैकड़ों कॉपियां बनती है किसी चीज की, तो उसमें देयर स्मॉल डिफरेंसेज, दीज स्मॉल डिफरेंसेज, ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेज थे, ग्रो यानी आगे, ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग, सैकड़ों जो कॉपियां बनी उसके कारण से ये छोटे छोटे डिफरेंस आ गए। अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट, कि जो सेम जो एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जो कॉपियां बनती थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट, सब्सटेंशियली डिफरेंट यानी बहुत ज्यादा डिफरेंट यानी अलग अलग, फ्रॉम वन अनोदर, एक दूसरे से हो गई थी। यानी एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स की अलग अलग कॉपियां जब बनती थी तो उनमें कॉपियों में अंतर आ जाता था एक दूसरे में। दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम, ये एक गंभीर समस्या है। बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, हम बहुत ही मुश्किल से जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको बहुत ही मुश्किल से हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑफ ऑथर यानी जो असली लेखक ने जो लिखी है वो वाली बहुत ही रेयरली हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत दुर्लभ होता है उसको प्राप्त करना। टुडे यानी आज हम उसकी जो मेन कॉपी है वो प्राप्त करना संभव नहीं है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज, हम पूर्ण रूप से उसकी कॉपियों पे ही निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। मेड बाई स्क्राइब्स, जो लेखकों ने उसकी कॉपियां बनाई है स्क्राइब्स ने, उनके द्वारा जो कॉपियां बनी हुई है उसी पे हम डिपेंड हैं आज भी। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, हिस्टोरियंस हैव टू रीड, इसलिए हिस्टोरियंस को पढ़ना पड़ता है डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर्जन्स, एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स के जो अलग अलग जो वर्जन्स होते हैं, अलग अलग लोगों ने जो उसके बारे में लिखा है वो सारे वर्जन्स उनको पढ़ने पड़ते हैं। ऑफ द सेम टेक्स्ट, एक ही टेक्स्ट के, टू गैस, ये अनुमान लगाने के लिए, व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, कि ऑथर ने ओरिजिनली क्या लिखा होगा, उस लेखक ने ओरिजिनली क्या लिखा होगा, इसको
गैस करने के लिए, इसका अनुमान लगाने के लिए हिस्टोरियंस को उस एक ही सेम टेक्स्ट के कई वर्जन्स को स्टडी करना पड़ता है। तो ये कितनी प्रॉब्लम्स है मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज करने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम है मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज करने की, ये आपको लिखना है आंसर। देन द नेक्स्ट आंसर इज क्वेश्चन इज, अगला जो क्वेश्चन है, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड, कैसे इतिहासकारों ने डिवाइड यानी बांटा, द पास्ट यानी भूतकाल को, पास्ट को हिस्टोरियंस ने कैसे डिवाइड किया इनटू पीरियड्स, समय के कालखंडों में। डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो, क्या उन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस की ऐसा करने में। एक तो उन्होंने किस तरह से जो पास्ट है, जो भूतकाल है अपना, उसको किस तरह से उन्होंने उसको डिवाइड किया हिस्टोरियंस ने, और इस डिवाइड करने में उनको कोई प्रॉब्लम फेस हुई क्या। तो यहाँ पर फिर मैंने आपके लिए क्वेश्चन, ये आंसर लिखा है, ये आपको लिखना अपनी नोटबुक में। हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट, हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया पास्ट को इनटू लार्ज सेगमेंट्स, सेगमेंट का मतलब होता है खंड, बड़े बड़े खंडों में डिवाइड किया उन्होंने। पीरियड्स, सेगमेंट बोल दो चाहे पीरियड्स बोल दो, यानी पीरियड यानी समय, समय का टुकड़ा, समय का एक टुकड़ा, पीरियड्स का मतलब कालखंड। हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया पास्ट को लार्ज सेगमेंट्स में, बड़े बड़े खंडों में या बड़े बड़े पीरियड्स में। दैट पोसेजेज, जो रखते थे, वो जो पीरियड बनाए उन्होंने, जो खंड बनाए, दैट पोसेजेज शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयर्ड यानी जो कॉमन चीज होती है, कोई बांटी हुई, शेयर्ड यानी बांटी हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, यानी वो जो खंड बनाए उन्होंने पास्ट के, वो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रखते थे, यानी एक जैसी विशेषताएं रखते थे कई बार। तो जब 3 खंड है मान लो और तीनों में एक जैसी चीजें, तो बांटना सरल थोड़ी है फिर। तो वो जो 3 उन्होंने सेगमेंट बनाए, लार्ज सेगमेंट में उनको डिवाइड किया पास्ट को, तो वो पोसेसेस यानी रखते थे शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आपस में बांटी हुई, शेयर्ड ऐसी विशेषताएं वो रखते थे। हिस्टोरियंस फेस मेनी प्रॉब्लम्स, हिस्टोरियंस ने फेस की कई समस्याएं। वाइल डिवाइडिंग द पास्ट, जब वो पास्ट को डिवाइड कर रहे थे इनटू पीरियड्स, पीरियड्स में। द रीजन इज दैट, ये इसका कारण ये था कि देयर वॉज ए गुड अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि एक अच्छी मात्रा में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी तकनीकी विकास, एक अच्छी मात्रा में तकनीकी विकास इन द मेडिवल पीरियड, मध्यकाल के समय में एक अच्छी मात्रा में तकनीकी विकास था। विच कैन बी कॉल्ड मॉडर्न, जिसको मॉडर्न कहा जा सकता है, यानी मेडिवल टाइम में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था वो एक अच्छी मात्रा में था, जिसको मॉडर्न भी कहा जा सकता है। इन द कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट, यानी समकालीन संदर्भ में अगर हम तुलना करें समयों की, तो कई ऐसे विकास थे मेडिवल टाइम में जिनको मॉडर्न कहा जा सकता है, तो उनको फिर मॉडर्न में क्यों नहीं रखा गया। तो इसलिए जो डिवाइडेशन किया हिस्टोरियंस ने पास्ट का, वो सरल नहीं था उनके लिए। उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसको डिवाइड करने के लिए कि किस आधार पर इसको डिवाइड करें, क्योंकि कई ऐसी चीजें थी मेडिवल टाइम में, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसा था कई चीजों का जिनको मॉडर्न कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको मेडिवल में रखा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की। यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडे, आज हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 and 9 and 10. These 5 questions, you have to write down the answers of these 5 questions. We will do the last 2 questions of this lesson in our next video. अगले वीडियो में हम अपने अंतिम 2 प्रश्न इस लेसन के, क्वेश्चन नंबर 11 and 12, ये कंप्लीट करेंगे, and then we will start the next lesson.
और फिर हम अपना अगला लेसन स्टार्ट करेंगे विच विल बी फ्रॉम ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी से होगा। ये एक लेसन हमारा हिस्ट्री से हो गया। अब हम ज्योग्राफी जो इसका पार्ट है इस बुक का वो स्टार्ट करेंगे और उसके लिए अलग से सेपरेट नोटबुक भी आपको यूज करनी पड़ेगी। टुडे आई हैव गिवन यू 5 questions. You have to do these 5 questions and their answers in your notebooks, and you have to show me on the next Saturday. Have a nice day and have a good handwriting. See you and bye.